नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए वोकल होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में ली शपथ। गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली शपथ। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी। रिकवरी दर बढ़कर हुई 68%। 13,78,000 मरीज हुए स्वस्थ। मृत्यु दर घटकर हुई 2.05%। पिछले 24 घंटे में 6,39,000 से ज्यादा नमूनों की हुई जांच। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1,92,00,000 के पार। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे आम चुनावों में अपनी पार्टी की शानदार जीत के बाद फिर से शपथ लेने को तैयार। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका में संसदीय चुनाव के सफल आयोजन के लिए दी थी बधाई। 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न इस बार एक खास अंदाज में मनाते हुए सेना के तीनों अंगों के बैंड 1 अगस्त से देश भर में अपनी संगीत में प्रस्तुति दे रहे हैं। इसका उद्देश्य महामारी के दौर में कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की ओर से कृतज्ञता का प्रदर्शन करना है। अब तक पोरबंदर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर, गुवाहाटी, इलाहाबाद, कोलकाता, विशाखापट्टनम, नागपुर और ग्वालियर में तीनों सैन्य बैंडों द्वारा संगीत में प्रस्तुति दी जा चुकी है। इसी कड़ी में आज सेना के बैंड श्रीनगर और कोलकाता में प्रदर्शन करने वाले हैं। बात खास शख्सियत की। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय साहित्य और संगीत को समृद्ध करने में अहम योगदान दिया। कवि, कहानीकार, नाटककार, गीतकार, संगीतकार और चित्रकार के तौर पर गुरुदेव को इतिहास में एक युग पुरुष का दर्जा हासिल है। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान बनी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला के रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,538 नए मामले सामने आए हैं और 886 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20,27,074 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 41,585 लोगों की जान जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में से 67.98% ठीक हो चुके हैं और आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 13,78,105 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 49,700 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वहीं 6,07,384 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 2,27,00,000 से अधिक लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 6 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई। कोरोना की जांच के लिए इस समय देश में 1,383 लैब काम कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार पर नजर डालें तो केरल में 30 जनवरी को भारत में पहले कोविड-19 मामले का पता चला था। इसके 110 दिन में 19 मई को देश में 1 लाख कोरोना के केस दर्ज किए गए। 39 दिन बाद यानी 149 दिन में 27 जून को भारत के कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच गया। फिर 20 दिन में संक्रमण की संख्या 5 लाख से 10 लाख हो गई। 10 लाख केस पहुंचने में 169 दिन का समय लगा और इसके 12 दिन बाद कोरोना वायरस के मामले 15 लाख के आंकड़े को पार कर गए। 15 लाख केस पहुंचने में 181 दिन का समय लगा है। इसके 9 दिन बाद देश में कोरोना के मामले बढ़कर 20 लाख के पार पहुंच गए। देश में भले ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन मृत्यु दर में लगातार कमी देखने को मिली है। साथ ही रिकवरी रेट में लगातार सुधार दर्ज किया गया है। 5 लाख केस के समय प्रतिदिन औसत 2 लाख टेस्ट हो रहे थे और ग्रोथ रेट 3.7% था, जो 15 लाख होते होते 3.6% पर आ गया। वहीं प्रतिदिन औसत टेस्टिंग बढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर 2.23% पर आ गई और रिकवरी रेट 64% से अधिक हो गया। 20 लाख केस पहुंचने में मृत्यु दर 2.05% और रिकवरी रेट 68% तक पहुंच गया है। वहीं पिछले 7 दिन में रोजाना औसत 5,65,000 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं।
देश में लगातार 9वें दिन 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राज्यों की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटों में चंडीगढ़, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और तमिलनाडु में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख दिखाई दिया। अब तक आए मामलों पर नजर डालें तो पहले 10 लाख मामलों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक की हिस्सेदारी 60% से अधिक थी। वहीं बाद के 10 लाख मामलों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का हिस्सा 10 से 20% के बीच है। देश में 17 जुलाई को कोरोना के मामले 10 लाख के पार पहुंच गए थे। इसमें सबसे ज्यादा 2,84,000 से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र में सामने आए थे। राज्य के कुल मामलों में हिस्सेदारी 28% थी। इसके बाद तमिलनाडु था, जहां 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और देश के कुल मामलों में 15.5% हिस्सा था। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा मामले थे। इसके बाद कर्नाटक और गुजरात का नंबर था। देश में कोरोना के मामले 10 लाख से 20 लाख तक पहुंचने के दौरान कई दूसरे राज्यों में मामले तेजी से बढ़े। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और नए 10 लाख मामलों में राज्य की हिस्सेदारी 19% रही। इसके बाद आंध्र प्रदेश में तेजी से मामले बढ़े और इसका हिस्सा 15.5% है। तमिलनाडु की भागीदारी 12% और कर्नाटक का हिस्सा करीब 11% है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले में तेजी आई है। देश में 6 राज्यों में अब तक 1 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,79,000 से ज्यादा मामले हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 2,79,000 से ज्यादा मामले हैं। हाल के दिनों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। यहां अब तक 1,41,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ेगी और हमारी भावी पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सभी को भागीदारी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक इच्छाशक्ति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता फिर जताई। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा में जिज्ञासा, अनुसंधान, आविष्कार, विचार विमर्श और विश्लेषण आधारित तरीकों पर जोर दिया जाए, जिससे कि बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और कक्षा में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है
और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। केरल के कोझिकोड में करीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान लैंडिंग करते समय फिसल गया और खाई में घुस गया। दुबई से आ रहे इस विमान में पायलट और क्रू मेंबर समेत 190 यात्री सवार थे। विमान में सवार यात्रियों में 128 पुरुष, 46 महिलाएं और 10 बच्चे थे। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है और 122 लोग घायल हुए हैं। वहीं 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की दुबई कालीकट उड़ान शुक्रवार की शाम 7:41 पर लैंडिंग करते समय फिसल गई। ये हादसा बारिश की वजह से रनवे गीला होने के चलते हुआ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। फिसलने के बाद विमान करीब 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि कोझिकोड का हवाई अड्डा भौगोलिक रूप से टेबल टॉप है, यानी कि हवाई पट्टी के इर्द गिर्द काफ़ी गहरी खाई है। इसी कारण रनवे पर फिसलने के बाद विमान खाई में जा गिरा और 2 टुकड़ों में बंट गया। ताज़ा जानकारी के अनुसार विमान से एक यात्री के अलावा बाकी सभी को बाहर निकाल लिया गया है। एक यात्री अभी विमान के अंदर फंसा है, लेकिन वह सुरक्षित है। घायलों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज और अन्य को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भर्ती कराए गए सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जालौन में पारिवारिक कलह के चलते पति पत्नी सहित 3 लोगों ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना एड थाना क्षेत्र के गांव वर्द की है। गांव के दंपति राजवीर सिंह चौहान और उनकी पत्नी रजनी ने देर रात फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों के शव एक ही कमरे में एक ही कुंदे पर अलग अलग रस्सियों पर लटके मिले। जब घर के लोग कमरे में पहुंचे तब इसकी जानकारी हुई। तत्काल परिजनों ने इसकी सूचना एड थाना पुलिस को दी। वहीं गांव के ही रहने वाले पोषक ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। पोषक ने आत्महत्या पत्नी के मायके से न आने के कारण की। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने पति पत्नी और पोषक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हम ग्राम वर्द से हैं और हमारा ये है कि ये हमारे चाचा के लड़के हैं जो एक्सपायर हुए हैं। उनके पिताजी की डेथ हो गई थी 2 साल पहले। 2 भाई हैं, ये छोटे भाई की शादी नहीं हुई। इनके 3 लड़कियां हैं और लड़कियां काफ़ी छोटी भी हैं। अच्छा, इनके ऊपर क्या था कि कुछ कर्ज था इनके पिताजी का, जो अब इनके ऊपर बोझ आ गया। इनकी असल फसल पैदा कायदे से हो नहीं रही थी, कोई KCC वगैरह इस टाइप का था सिस्टम। तो उसमें ये टेंशन में रहते थे और ड्रिंक भी करने लगे थे। वो ड्रिंक के कारण इनकी पत्नी में आए दिन झगड़ा भी होता था और वही कोई ऐसा कारण रहा इनका पत्नी का कि दोनों लोगों ने जो है सुसाइड किए। मौज तहसील के थाना क्षेत्र के वर्द गाँव में एक पति पत्नी, पति का नाम राजवीर चौहान और पत्नी का नाम रजनी चौहान, उनके लगभग 40 वर्ष है। और तीसरे व्यक्ति पोषक कुमार जो कि अहलवार है, इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है और इसका पुलिस मौके पर पहुँच के पंचायत वर्कर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी मुलतवी भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, जो दंपति ने फांसी लगाई है, इनका कुछ कारण अभी तक पता नहीं? अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट भेज दी गई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पति ने पहले ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही क्लियर होगी। जालौन में पैसों के लेन देन को लेकर दबंगों ने एक दलित परिवार के घर पर हमला बोलते हुए 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना जालौन के डकोर कोतवाली इलाके के करुई बुजुर्ग गांव की है। आपको बता दें कि अरविंद के भाई ने गांव के ही सियाराम से 15,000 रुपये उधार लिए थे।
इन रुपयों को अरविंद के भाई ने ब्याज सहित चुका दिया था, लेकिन सियाराम अरविंद के भाई से ब्याज का और रुपया मांग रहा था, जिसको देने में अरविंद और उसका भाई सक्षम नहीं था। इसी बात को लेकर सियाराम से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सियाराम ने अरविंद के परिवार पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर दिया, जिसमें अरविंद की मां कैलाशी और उसके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव कराने आए अरविंद को भी दबंगों ने मारपीट करते हुए घायल कर दिया। परिवार वालों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद है और ये कुछ पैसे से लेकर झगड़ा हुआ है। अगर हम लोग वहाँ पे थे नहीं और छोटे भाइयों को और माताजी को, बड़े भाई को अंदर जाके इन लोगों ने पीटा है। ये सियाराम था और सदगन था, चंद्रशेखर था, रामेद था। इन लोगों ने, सियाराम ने एक बंदूक अड़ा रखी थी और रामेद ने कट्टा अड़ा रखा था और सदगन ने और चंद्रशेखर ने कुल्हाड़ी और लाठियों से पीटा है। किस गांव की घटना है ये सर ग्राम करुई बुजुर्ग की है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई करी? सर अभी पुलिस को रिपोर्ट दे के आए हैं। अब सर वो क्या आगे अब कार्रवाई देखते हैं क्या करता है। घटना साहब ये हो गया, हमारे घर पे आया, हमारे घर पे घुस के मारा है कुल्हाड़ियों से। दूरे मार रहे थे हम कि क्या बात हो गया भाई, हमको तो बताओ, जो बात हो हम आपको समाधान करेंगे। वे उनने बोला कुछ नहीं, हमारे भाई को नीचे डाले थे, हमारी माता जी को नीचे डाले थे, हमने बीच बचाव पा रहा था, हमको मारा है साहब। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? कुछ नहीं है, मेरे भाई को पैसे दे दिया था तो हमने साथ 30-15 हज़ार रुपये दिया था मेरे भाई को। कौन लोग थे ये? राजपूत जी हैं साहब जी। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने तो साहब हमको थाने में रिपोर्ट लिखवाया है हमने। डकोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करुई बुजुर्ग नामक गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना कल रात में मिली। जानकारी ये मिली कि वहां पर एक पक्ष ये 80 से बिलोंग करता है, दूसरा पक्ष जनरल से बिलोंग करता है। 80 पक्ष के द्वारा जनरल पक्ष से कुछ पैसा लिया गया था, जिसको वापस कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कहीं किसी ने कुछ कहा सुनी कि 80 पक्ष के द्वारा कुछ कहा गया, जिसकी बात को लेकर के बात आगे बढ़ी और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। सर आरोप लगाया जा रहा है पुलिस जो है मौके पर नहीं पहुंची है, क्या? नहीं, पुलिस मौके पे गई थी, रात का वक्त था, रात में गई थी, आज दिन में भी गई है। सर कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें 3 लोगों को चोटें आई हैं जैसा बताया गया है और तहरीर जैसे ही प्राप्त होती है तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खाद्य, कृषि और व्यापार नीतियों की लगातार समीक्षा करने की जरूरत बताई है। साथ ही अधिक पोषण वाले खाद्य पदार्थों के प्रति कृषि प्राथमिकताओं पर फिर से जोर देने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के साथ भूख और अल्प पोषण की समस्या ना हो, इसके लिए प्रभावित कदम उठाने होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को MS स्वामीनाथन फाउंडेशन की ओर से आयोजित साइंस फॉर रेजिलिएंट फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड्स परामर्श कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ते के प्रावधान पर प्रसन्नता जताई। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर संतोष जताया कि भूख, अल्प पोषण और शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लॉकडाउन के दौरान चुनौतियों के बावजूद देश के किसानों द्वारा रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपराष्ट्रपति ने किसानों के योगदान की सराहना की। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और हरित क्रांति के वास्तुकार के रूप में प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने खुशी जताई कि MSSRF का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी की वजह से आजीविका के नुकसान और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण चुनौतियां बढ़ सकती हैं। उपराष्ट्रपति ने स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान के साथ अग्रिम वैज्ञानिक जानकारियों को सम्मिश्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं को कृषि गतिविधियों के साथ मजबूती से जोड़ा जाना चाहिए। Human society has made major advances in science over the last few years. This knowledge has to be proactively adopted and blended with the traditional knowledge of indigenous communities.
We must use this scientific knowledge for human welfare, for resilience and reduction of hunger and nutritional deficiencies. What is required is a concerted action by the public, civil society, Panchayat Raj institutions, local bodies, and states and central government. International cooperation will help to accelerate progress and in achieving lasting success. My dear sisters and brothers, delegates, if we are to ensure food and nutrition security to millions, there is imminent need to take up agriculture in a more efficient, resilient, profitable and productive manner. Pre-harvest and post-harvest losses has to be minimized. Market infrastructure and the national road and transportation network must be improved. Farmers should be able to get their produce from the farm gates to markets at a reasonable cost. We must set up investments in improved storage, processing and preservation to retain the nutritional value of food products rather than investing in highly processed foods. Food, agriculture and trade policies has to be constantly reviewed and updated to suit the times. We must also reorient our agricultural priorities towards more nutrition sensitive food. The health impacts associated with the poor diet quality are significant. Diets of poor quality are a principal contributor to the multiple burdens of malnutrition, stunting and wasting, micronutrient deficiencies, overweight and obesity. Both under nutrition early in life and overweight and obesity are significant risk factors for the non-communicable diseases. Our policy should promote investments in irrigation infrastructure. Likewise, national food and agriculture strategies and programs should set up investments in research and development, R&D, to raise productivity of nutritious foods and help reduce their cost. There is much to achieve in terms of anticipatory research where we can take proactive action. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे समग्र, बहुविषयक और भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य और अन्य हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि साझा करना और देखभाल करना यानी शेयर एंड केयर हमारे दर्शन का मूल मंत्र रहा है और प्रख्यात शिक्षाविद दिवंगत राजलक्ष्मी पार्थसारथी ने अपने जीवन में इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। गुरुवार को राजलक्ष्मी पार्थसारथी स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को अपनी सभ्यता की विरासत के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें भारतीय और वैश्विक प्रथाओं का संयोजन करना सीखना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजलक्ष्मी पार्थसारथी स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ना तो कोई भाषा थोपी जानी चाहिए और न ही किसी भाषा का विरोध ही किया जाना चाहिए। This is very important to preserve and promote our rich Indian languages. I have time and again said there should be no imposition and no opposition to any language. Simple. No imposition, no opposition. That is the
फिरोजाबाद में 2 अगस्त को ग्राम नगला मानसिंह में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सत्येंद्र की हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर एसएसपी सचिंद्र पटेल ने जल्द खुलासे के लिए कहा था। एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने पुलिस लाइन में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 6 अगस्त को पुलिस टीम को सूचना मिली कि नगला मानसिंह में हुई हत्या करने वाले व्यक्ति ब्यास आश्रम गलसान रोड पर खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव इसाकपुर के रहने वाले अभियुक्त राघवेंद्र यादव और अनिल यादव को पकड़ लिया। दोनों अभियुक्तों ने बताया कि नगला खंगर क्षेत्र के धोनई निवासी प्रदीप यादव ने लड़की के चक्कर में वर्ष 2014 में गांव इसाकपुर बुलाकर पिटवाया था। इसके बाद प्रदीप बाहर काम करने चला गया। करीब 8-9 माह पहले फेसबुक के माध्यम से पता चला कि वह झारखंड एक कंपनी में काम करता है। रक्षाबंधन से 10-15 दिन पूर्व वह अपने फ़ोन से वॉइस चेंजर के माध्यम से अपनी आवाज़ को लड़की की आवाज़ में बदलकर ज्योति शर्मा नगला मानसिंह बताते हुए 1 अगस्त 2020 को नगला मानसिंह के पास बुला लिया। उस समय बाइक पर 2 लोग होने के कारण घटना को अंजाम नहीं दे सका। 2 अगस्त को फिर बुलाया तो प्रदीप अपने दोस्त सत्येंद्र के साथ आया। तब अभियुक्त राघवेंद्र और अनिल यादव ने मोटरसाइकिल पर फायर कर दिया, जिससे सत्येंद्र की मौत हो गई। अभियुक्तों से हत्या में प्रयुक्त 3 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 315 बोर बरामद किया गया है। एक सत्येंद्र नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय पुलिस के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा भी तत्काल घटनास्थल का भ्रमण किया गया था। इसमें जो छानबीन की गई तो पता लगा कि सत्येंद्र और प्रदीप मोटरसाइकिल से किसी फ़ोन पर उनको बुलाया गया था। एक ज्योति नामक लड़की की आवाज़ में प्रदीप को फ़ोन किया गया था और उसी फ़ोन कॉल पे वो लोग जो नगला मानसिंह पिलियानी वाली रोड है उस पे वो आए थे और वहाँ पे उनको सत्येंद्र को गोली लगी थी, सिर पे गोली लगी थी, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये जो सत्येंद्र के साथ लड़का प्रदीप था, प्रदीप ने अपने ही जिसने जो इस मर्डर में शामिल है उस लड़के की पिटाई 5-6 साल पहले इसी तरीके से फ़ोन से बुला के करवाई थी। तो उसने भी यही तरीका अपनाया और लड़की की आवाज़ में प्रदीप से बात करना शुरू किया। प्रदीप उसके इस योजना में फंस गया और लड़की की आवाज़ में ही घटना के दिन उसको 2 तारीख को रात में बुलाया मिलने के लिए और वहाँ पे उसकी हत्या करना चाहिए, लेकिन चूँकि 2 लोग मोटरसाइकिल पे थे तो प्रदीप की जगह वो गोली सत्येंद्र को लगी। प्रदीप वहाँ से भाग गया और इस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया इन्होंने। घटना में शामिल दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जो मोटरसाइकिल प्रयोग की गई थी वो बरामद हुई है और जो असला आला कत्ल था वो भी इनसे बरामद किया गया। फेसबुक का क्या माध्यम रहा सर? ये जो है फिर इसने जब झगड़ा हुआ था इनका 2014-15 में, उसके बाद प्रदीप नौकरी के सिलसिले में झारखंड चला गया और वहाँ से फिर इसने इसका नंबर पता किया, फिर फेसबुक से इससे दोस्ती बढ़ाई और फिर इसने एक योजना बनाई कि इसको लड़की की आवाज़ में इससे फ्रेंडशिप करें और फिर इसको वहाँ पे बुलाकर इस तरह से योजना के तहत घटना का अंजाम दिया। बांदा जिले में कमरे में बंद करके प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाने से पहले युवती के परिजनों ने दोनों पर बर्छी से हमला किया था। इसके बाद कमरे में आग लगाई थी। गंभीर रूप से झुलसे युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि युवती ने कानपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था। सूचना मिलने पर देर रात आईजी, डीएम, एसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मटौन थाना क्षेत्र के करछा गांव में गांव का ही भोला गांव की ही युवती के घर गया था। युवती घर पर उस समय अकेली थी। पुलिस और परिजनों के मुताबिक दोनों के बीच कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच युवती का भाई घर आ गया। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो भाई आग बबूला हो गया। भाई ने पहले तो युवती को कमरे से बाहर निकाला, लेकिन युवती ने प्रेमी को बचाने की कोशिश की तो उसको भी कमरे में बंद करके कैरोसिन डालकर आग लगा दी। इस बीच भोला के परिजन भी मौके पर आ गए। बेटे की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, मगर किसी ने एक न सुनी। आग लगा देने के बाद गांव के लोग भी तमाशाई बने रहे। कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंच गई। तब तक दोनों गंभीर रूप से झुलस चुके थे।
युवती पुलिस को सिर्फ इतना ही बता पाई कि उसी ने भोला को फोन करके बुलाया था। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां प्रेमी भोला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवती को कानपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में ले जाते समय उसकी मौत हो गई। जिंदा जलाकर प्रेमी प्रेमिका की हत्या करने के हमले में प्रेमी युवक भोला के बड़े भाई फूलचंद ने मटौन थाने में 9 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। मटौन पुलिस ने हुकम सिंह, उसकी पत्नी आशा, पुत्र लाखन, वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, लाठी भी बरामद कर ली है। अदालत में पेश करने के बाद ही सभी को जेल भेज दिया गया है। महोबा और दमोरा का रहने वाला हूँ। ये सर जो है प्रेम की कहानी थी इनकी। बच्ची ने बुलाया, वो लड़का चला गया और ये लोग घात लगाए बैठे थे वहाँ पर। इन लोगों ने उसको जो है मैच कर लिया, मतलब पकड़ लिया। कौन लोग घात लगाए थे? अरे अब मैं उनका नाम तो नहीं जानता। लड़की वाले? हुक्मा नाम है उसका, लड़की के पिता का, और सारे लोग थे उनके मतलब परिवार के। आग लगा दी, लड़की को पकड़ लिया, धारा हथियार से जो है उसका जो है शोषण किया, मार दिया उसको, जिंदा जला दिया। भोला की हो गई लड़की की, ठीक है, कानपुर जा रही है। भारत ने कहा है कि उसे कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान से कोई संदेश नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो जाधव को बिना शर्त और बेरोक-टोक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को उन मूलभूत मुद्दों को सुलझाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पूरी तरह लागू करने से संबंधित है। ये सभी मुद्दे भारत को सभी प्रासंगिक कागजात उपलब्ध कराने और जाधव तक बिना किसी बाधा और किसी शर्त के राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने से संबंधित है। Pakistan needs to address the basic issues which pertain to an effective review in fulfillment and implementation of the ICJ judgment. And these basic issues pertain to one, making relevant documentation available to us, as well as providing unimpeded, unhindered and unconditional consular access to Kulbhushan Jadhav. केंद्र सरकार ने जीसी मुर्मू को देश का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। मुर्मू राजीव महर्षि की जगह लेंगे। राजीव महर्षि को साल 2017 में कैग नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का रहा। जीसी मुर्मू राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे हैं। 60 साल के गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो गुजरात कैडर के अफसर हैं। जीसी मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले LG के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने बुधवार को इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 9 महीने का रहा। और किसानों के लिए अच्छी खबर, देश में पहली किसान रेल की आज शुरुआत हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान रेल के जरिए किसानों के उत्पादों को तेजी से देश में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाएगा। शुक्रवार को रवाना होने वाली पहली किसान रेल नासिक के देवलाली से पटना के दानापुर तक चलेगी, जो विभिन्न स्टेशनों पर माल लेने और उतारने के लिए रुकेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेल और देश के किसानों ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश में चीजों की सप्लाई सुनिश्चित की है। रेल मंत्री ने कहा कि इसके कारण ही देश में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि किसान रेल देश के किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय रेल के जरिए उत्पादों की सप्लाई दोगुनी होगी और उनके उत्पादन देश के कोने कोने तक पहुंच सकेंगे। और किसान रेल की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इसके जरिए अपनी उपज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसानों के खर्च में भी काफी कमी आएगी। यह किसान रेल निश्चित रूप से कृषि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सस्ते किराए में सफल होगी और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा और उपभोक्ता को हर जगह खाद्य सामग्री की उपलब्धता हो सके और विशेष रूप से फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं जो एकदम कम आबादी वाले उत्पाद हैं, इनके लिए तो यह किसान रेल रामबाण सिद्ध होगी। आने वाले कल में किसान को समृद्ध बनाने के दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होगी। भारत का किसान आत्मनिर्भर भी होगा, समृद्ध भी होगा और आगे चल के देश की भी पूरी तरीके से सेवा करेगा। पूरे विश्व में
भारत के किसान का सामान पहुंचेगा, कोने कोने तक आराम से पहुंचेगा। और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के पावन अवसर के बाद किसानों को भी आराम मिले, मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आराम से उनका सामान देश भर में पहुंचे। आगे चल के इस प्रयोग को और तेजी से देश भर में बढ़ाएंगे। कानपुर के विकास दुबे कांड को लेकर अब भी नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपी ग्रामीण की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ। इसमें सीओ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि पूर्व एसओ ने दबिश की जानकारी विकास दुबे को दे दी होगी। वायरल ऑडियो में सीओ यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व कप्तान को 5 लाख रुपए दिए गए थे। इसके अलावा सीओ की पूर्व एसओ विनय तिवारी के बीच बातचीत की 2 क्लिप और वायरल हुई हैं। उन्होंने एसपी ग्रामीण को यह भी बताया कि अब तक एसओ ने फ़ोन करके कह दिया होगा कि दबिश पड़ने वाली है, भाग जाओ। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपी ग्रामीण के बीच की बातचीत के वायरल ऑडियो में सीओ कह रहे हैं कि वादी राहुल तिवारी और आरोपित विकास दुबे का गांव आसपास ही है, दोनों एक ही गांव के हैं। इसके अलावा दोनों में क्या क्या बातचीत हुई ये भी आपको सुनवाते हैं। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है? हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ आसपास के हैं, एक ही है सर। गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर। इनका सबको वारंट है, पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो कर रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अभी जो है तो मुझसे कह रहा है कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 साल पूछ लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर। आप आइए, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा। हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो 4। बोले साहब अपराधी ही के तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम चल देंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। ये अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे वो तो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था। हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में कि आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई।
नहीं, इनको सबको लपेट दूंगा मैं, है ना। ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना साहब इससे वो कर दिया और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीईओ। तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक। आज तबीयत की दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोग नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे, मैं देखता हूँ। अरे सर देख वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीईओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, वो तो फोन उस पर बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब, मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ सब थाने। चलिए फिर कोई परेशान मत होइए। सब नहीं साहब, हम लोग न जाने कितनी। मैं बताऊँ आपको कि यहाँ भी देखता हूँ मैं, प्रयागराज में भी देख के आया, जितना गस्टेड ऑफिसर काम करता है उतना काम कोई नहीं करता। न जाने कितनी साहब बरसातें भी देखी हैं। ऐसा थोड़ा है सर, हम लोग वैसे थोड़ा कि जैसे अपराधियों से वो करके पीछे हट जाए। लेकिन इसकी बात इसके उससे मुझे चिढ़न होती है। ये तो आपने हमको कल बताया ही था। चलिए ठीक है, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। देश में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इसमें 62,538 नए मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 62,538 नए मामले सामने आए हैं और 886 मरीजों की मौत हो गई है। इस दौरान 5,74,783 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पिछले 8 दिन से लगातार 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। आज ये आंकड़ा 62,000 क्रॉस कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोरोना के 20,27,075 मामले हैं। इनमें से 6,07,384 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 13,78,106 मरीज ठीक हो गए हैं। 41,585 मरीजों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 2,27,24,134 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। इस समय भारत का रिकवरी रेट 67.98% है और मृत्यु दर 2.05% हो गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो अकेले महाराष्ट्र में 4 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केसेस हैं। महाराष्ट्र जहां देश का अभी भी सबसे प्रभावित राज्य है, वहीं तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे प्रभावित राज्य बन चुका है, जिसमें 2,39,144 कोरोना वायरस के कुल मरीज हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में आंकड़ा 1,96,000 पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के ऐसे कई राज्य हैं जिनमें कुल आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वहीं अगर विश्व की बात करें तो जॉन हॉपिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 1,90,00,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। यूएस में आंकड़ा 48 लाख से ऊपर है। ब्राजील में जहां 29 लाख कोरोना के मरीज हैं, वहीं भारत में अभी आंकड़ा 20 लाख पहुंच चुका है। जॉन हॉपिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या विश्व में 7 लाख से ज्यादा हो गई है। सिद्धार्थनगर जिले में लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर का है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यह वायरल वीडियो बीते दिनों का है। इस वायरल वीडियो में दोनों तरफ से ईंट, पत्थर और लाठी डंडे जमकर चल रहे हैं। बच्चों के विवाद में इस तरह हुए पथराव से यह साबित होता है जैसे पुलिस का और कानून का खौफ लोगों में खत्म हो चुका है। ऐसे लिए रहो तो ऐसे हम वहाँ आगा
अब कुप्पी लगा जाए ना इसलिए તમે ભૈયા આટે वहीं इस मामले पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये सदर थाना क्षेत्र में कल्याणपुर गांव में बच्चों की बात को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर पथराव कर रहे हैं। इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों तरफ से लोगों को चोटें लगी है, जिनकी डॉक्टरी कराई जा रही है। जो भी इसमें प्रकरण में जो बातें सामने आएंगी उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल के लिए एक ऐप और माई हैंडलूम पोर्टल लॉन्च किया है। इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कुल्लू के शरण गांव को देश का पहला हस्तशिल्प ग्राम घोषित किया। अपने संबोधन में स्मृति ईरानी ने कहा कि यहां देसी और विदेशी सैलानी बुनकरों की कारीगरी से रूबरू हो सकेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने देश में ऐसे 10 और हस्तशिल्प ग्राम बनाए जाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने वर्चुअल प्रदर्शनी का भी लॉन्च किया, जिससे खरीदार और विक्रेता को एक मंच मिल सके। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री का इंडिया हैंडलूम ब्रांड बनाने का सपना पूरा हो रहा है, जिसमें 1500 से ज्यादा उत्पाद पहले ही शामिल हैं। साल 1905 एक अलग जगह थी देश में स्वदेशी के नाम से, और 110 साल बाद देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के कमलों से राष्ट्र को प्रेषित किया गया। आज इस 6वें नेशनल हैंडलूम डे की मैं राष्ट्र भर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसे कि जयराम जी ने कहा, इससे पहले सचिव वस्त्र मंत्रालय ने कहा, बड़ी विषम परिस्थितियों में आज हम इस उत्सव को मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश का बुनकर इतिहास ऐसा कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो अपने संबल, अपने प्रयासों के माध्यम से हर चुनौती को पार कर पाते हैं। हमारे देश का ये परम सौभाग्य है कि पूरे विश्व में मात्र हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें आज़ादी अगर प्राप्त हुई तो चरखे के माध्यम से प्राप्त हुई, ताने बाने के माध्यम से प्राप्त हुई। आज उसी प्रेरणा को, बापू को इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में हम सब नमन करते हैं, हम सब याद करते हैं। आज विशेष रूप से हमारे हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई। मैं अभिनंदन देती हूँ हिमाचल सरकार का, जिन्होंने वस्त्र मंत्रालय के साथ समन्वय में क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज के उपलक्ष्य में शरण गांव से एक अनोखी शुरुआत राष्ट्र भर में की। यह हमारा उद्देश्य है कि देश भर में हम 10 क्राफ्ट और हैंडलूम के विलेजेस को विकसित करें, ताकि हमारे देश का हैंडलूम का प्रोडक्ट, उत्पाद मात्र कपड़ों तक, होम फर्निशिंग तक सीमित ना रहे। विश्व भर में इस बात की जिज्ञासा है कि हमारे बुनकर धागों के माध्यम से अपने सपनों को कैसे पिरोते हैं, हाउ डू दे वीव देयर मैजिक। और हम चाहते हैं कि विश्व भर का और देश का पर्यटक इन विशेष क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज में जाए, न सिर्फ बुनकर के ताने बाने को समझे, सीखे, बल्कि उसमें सहयोग देकर हमारा जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उसमें अपनी ओर से योगदान दे। जैसे कि सचिव महोदय ने कहा, अपने आप में आज का ये कार्यक्रम अनूठा इसलिए भी है क्योंकि आज का ये दिन हम लोग बुनकरों के मध्य में मनाते थे। आज का ये दिन विशेष रूप से उन बुनकरों के लिए भी उत्सव का दिन था जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। लेकिन बुनकर समुदाय के विशेष आग्रह पर कि हम सम्मान प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय, किंतु डिजिटली नहीं, पोस्ट कोविड मिलकर जश्न मनाएंगे। आज उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए हम जो नेशनल अवार्ड है उसको डेफर कर रहे हैं, ताकि बुनकर की जो लालसा है कि वो ये सम्मान प्राप्त करे,
जो राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है, एक ऐसी परिस्थिति में जब उत्सव मिलकर संभव हो, इसलिए उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए आज हमने अपने इस कार्यक्रम को भी स्थगित किया है आगामी काल के लिए। आज देश भर से निफ्ट के कैंपसेस के हमारे सारे छात्र जुड़े हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं। मैं उनका विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मंत्रालय ने एक अपील की थी। हमारे देश में 28 वीवर सर्विस सेंटर्स हैं। हमने अपने छात्रों से आग्रह किया था कि क्या ये संभव है कि आप इन वीवर सर्विस सेंटर्स का अपग्रेडेशन करें, डिज़ाइन की दृष्टि से, मार्केटिंग की दृष्टि से या फिर रिसर्च की दृष्टि से। मुझे आज जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनसे कहते हुए अति प्रसन्नता है कि देश के 9 वीवर सर्विस सेंटर्स में निफ्ट के छात्र विशेष रूप से, निफ्ट की फैकल्टी विशेष रूप से अपना योगदान दे रही है। ये सेंटर्स हैं दिल्ली में, श्रीनगर में, जयपुर में, मुंबई, अहमदाबाद, बनारस, गुवाहाटी, कांचीपुरम और भुवनेश्वर। हमारा ध्येय ये है कि सभी वीवर सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स का हम लोग अपग्रेडेशन करें, लेकिन वो अपग्रेडेशन निफ्ट के कैंपसेस, निफ्ट के छात्रों और निफ्ट की फैकल्टी के माध्यम से हो। इसके पीछे हमारा ध्येय मात्र ये है कि जो विरासत हमें आगामी पीढ़ी को सुपुर्द करनी है, उस विरासत को और निखारने में हमारे छात्रों का योगदान है। मैं आशावादी हूँ कि देश के सभी वीवर सर्विस सेंटर्स को उत्कृष्ट रूप से देश के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत करने में नई तकनीकी के माध्यम से निफ्ट की फैकल्टी और निफ्ट के छात्र उत्तीर्ण होंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि हम सब मिलकर एक इंडिया हैंडलूम ब्रांड को विकसित करें। ध्येय ये था कि हमारे देश के जो बुनकर हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसके अंतर्गत वो हमारे कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट इंश्योर करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के डिजिटल उपस्थिति में मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि 2015 से लेकर अब तक इंडिया हैंडलूम ब्रांड के अंतर्गत 1590 प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 180 से ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस को और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बल मिले, इसलिए आज मैं विभाग के सभी अफसरानों का विशेष अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने हैंडलूम मार्क के संदर्भ में 3 विशेष प्रयास किए हैं। मैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को अवगत कराना चाहती हूँ कि आप शरण के इस कार्य से बहुत ही प्रभावित हुए हैं, आनंदित हुए हैं और आपसे, देश के सभी मुख्यमंत्रियों से, देश के सभी बुनकर से संबंधित बोर्ड से, प्रदेश की इकाइयों के साथ साथ जिला की इकाइयों से मेरा विशेष निवेदन है कि हैंडलूम मार्क को प्रोपोगेट करने के लिए आज जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बुनकर समुदाय में, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंज्यूमर्स में, हमारे नागरिकों में उसकी जानकारी पहुंचाएं। हम सब चाहते हैं कि हम ऑथेंटिक हैंडलूम खरीदें, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी कैसे कंफर्म हो, इस संदर्भ में इस ऐप को आज लॉन्च किया गया है। जैसा कि जयराम ठाकुर जी ने कहा, मेरे पास एक स्टैंडिंग इनविटेशन है कि मैं हिमाचल प्रदेश आऊं और हिमाचल प्रदेश के बुनकरों और शिल्पकारों से भेंट करूं और उनके काम में जितने हमारे मंत्रालय की क्षमता है उतना सहयोग दूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि जैसे ही सामान्य होंगी हमारी परिस्थितियां, मैं निश्चित रूप से आऊंगी, ये जानते हुए कि जब जब हिमाचल के मुख्यमंत्री स्वयं जनता के मध्य में गए हैं तब तब भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन ये समझते हुए कि कोविड-19 की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें 2 गज की दूरी बनाकर रखना है, इसीलिए हम इस संकल्प को निश्चित रूप से आगामी समय में पूर्ण करेंगे। लेकिन साथ ही आज हमने हैंडलूम, माई हैंडलूम पोर्टल को लॉन्च किया है। देश भर की प्रदेश सरकारों के साथ, देश भर की हमारी जो एपेक्स बॉडीज़ हैं, स्टेट एजेंसीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और अन्य सोसाइटीज़
जो वस्त्र मंत्रालय के किसी भी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें डिजिटली जोड़ने का इस पोर्टल के माध्यम से हमारा प्रयास है। इस पोर्टल में जुड़ने के बाद स्कीम की विशेषताओं को समझने में, अपनी ओर से स्कीम का लाभ उठाते हुए स्टेटस अपडेट को पाने में बहुत सहूलियत प्रदेश की सरकारों और जिला की इकाइयों को होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा लेकर हमारी सरकार की इकाइयों को आगे बढ़ना है और मुझे लगता है माई हैंडलूम पोर्टल का ये लॉन्च डिजिटल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अच्छी तरह से फलीभूत करता है। आज ये मेरा सौभाग्य रहा कि हमने वर्चुअल एग्जीबिशन को भी राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया है। जब कोविड की महामारी के साथ पूरा देश और ग्लोबल इकोनॉमी जूझ रहे हैं, तब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के महानुभावों का, हमारे बुनकर परिवारों का, हमारे शिल्पकार परिवारों का विशेष आग्रह था कि ऐसी परिस्थितियों में भी हम चाहते हैं कि हम देश और विदेश के बाइंग ऑर्गेनाइजेशंस और बायर्स के साथ जुड़ें। इसी संदर्भ में आज वर्चुअल एग्जीबिशन का आगाज़ हुआ है, जिसमें 150 पार्टिसिपेंट्स जुड़े देश के भिन्न प्रांतों से, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने हुनर को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। आगामी समय में हमारा प्रयास होगा, जब जब प्रदेश की इकाइयां चाहेंगी, हम इसी प्रकार के वर्चुअल एग्जीबिशंस को मंत्रालय की ओर से अपना संपूर्ण समर्थन और सहयोग देंगे। डिजिटल क्रांति के समय में आज मंत्रालय के माध्यम से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जब देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ट्वीट करके वोकल फॉर हैंडमेड का आगाज किया। आज मंत्रालय की ओर से देश भर के नागरिकों को एक निवेदन मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर आपने हैंडलूम का एक भी वस्त्र खरीदा है, कृपया आज उसे पहनकर इस हैशटैग के साथ पूरे राष्ट्र के सम्मुख उसे प्रस्तुत करें, क्योंकि देश का बना हमारे शिल्पकार का, हमारे बुनकर का ये जादू हम देश की जनता और विश्व के ग्लोबल सिटीजन्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। आज का ये दिन हम सबको याद दिलाने का दिन है कि बुनकर मात्र एक कपड़ा नहीं बुनता, एक सपना, एक संकल्प बुनता है। ये संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, जिसे हम वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्पण की भावना से, पूर्ण, मुझे लगता है सेक्रेटरी साहब भी इसमें जुड़ेंगे, जितना हम में संबल है हम अपने बुनकर भाइयों और बहनों को पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहेंगे। इस सहयोग की श्रृंखला में सभी प्रदेश की सरकारें जुड़ेंगी, सभी प्रदेश की इकाइयां जुड़ेंगी, हमारी सिविल सोसाइटी जुड़ेगी